नमस्कार। हाँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज नेशनल बर्ड वाचिंग डे हम मना रहे हैं और उसके उपलक्ष्य में हमारे विपनेट विज्ञान क्लब के समूह ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें हम बर्ड यानी पक्षियों के बारे में जागरूकता फैलाने का एक प्रयास करेंगे। आज के जो कार्यक्रम है उसमें हम एक प्रेजेंटेशन ना होते हुए हमने इंटरेक्टिव रखने का प्रयास किया है। इसके लिए हमने पहले बच्चों के लिए कुछ एक लिंक उपलब्ध करवाया था जिनके माध्यम से हमारे पास में बहुत सारे प्रश्न भी आए हैं। कार्यक्रम की स्टार्टिंग के पहले मैं परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ में शैलेंद्र कसेरा जी है जो हमारे विज्ञान क्लब समूह के मेंबर है और आगर नलखेड़ा के रहने वाले हैं। मैं ओम प्रकाश पाटीदार शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय शाजापुर से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विज्ञान क्लब का कोऑर्डिनेटर हूं और हमारे बीच जो हमारे एक्सपर्ट है श्री शेखर चंदा सर। आप वर्तमान में उज्जैन में कार्यरत है और आपको पक्षियों के बारे में बहुत रुचि है और निरंतर उनके बारे में जानकारी एकत्रित करते रहते हैं और बच्चों को उपलब्ध करवाते रहते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं आज के कार्यक्रम की शैलेंद्र कसेरा जी से। कसेरा जी, हमारे क्लब ने एक गतिविधि अभी थोड़े दिन पहले आयोजित की थी जो भी चल रही है और आज उसका समापन भी है। मेरा परिवेश मेरे परिंदे। इस गतिविधि का जो उद्देश्य है हमारा, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी उसको जाने और हमने क्यों आयोजित की थी और क्या इसके हमको किस प्रकार की इसमें एंट्रीज वगैरह प्राप्त हुई है, थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं आपसे जानना चाहूंगा। शैलेंद्र कसेरा सर। थैंक यू सर। नमस्ते साथियों। मैं शैलेंद्र कसेरा, इनोवेशन वर्कशॉप नलखेड़ा जो कि आगर डिस्ट्रिक्ट में है से हूँ। हमारे ग्रुप के द्वारा जो मेरा परिवेश मेरे परिंदे इस गतिविधि का आयोजन किया गया ताकि हम जो बच्चे, जो नागरिक और सभी लोगों को अपने आसपास जो पाए जाने वाले जो पक्षी हैं, जो सुंदर सुंदर पक्षी जिन्हें हम अपनी जो दौड़ भाग भरी जिंदगी में अनदेखा कर देते हैं और प्रकृति की सुंदर अनुकृति को हम इसको जो देखना भूल ही जाते हैं, तो इसके प्रति जागरूक करने के लिए साथ में जो जैव विविधता को बढ़ाने के लिए हमने इस गतिविधि का आयोजन किया, जिसमें 10 राज्यों से भी ज्यादा जो संख्या में जो बच्चों ने, नागरिकों ने और जो शिक्षकों ने इसमें प्रतियोगिता में भाग लिया और क्विज और साथ में जो पक्षियों के जो सुंदर सुंदर फोटो इसमें अपलोड किए हैं। देखा जाए तो हमें जो इसमें कमेंट्स प्राप्त हुए हैं उससे पता चला है कि जो देखा जाए तो वो इस चीज को देखना भूल ही गए थे कि उनके आसपास कई तरह के पक्षी रहते हैं। जब इस प्रतियोगिता से जब वो जुड़े तो उन्होंने मतलब हमें फीडबैक में बताया कि हमारे आसपास इतने सुंदर पक्षी हमें पता ही नहीं। आपकी प्रतियोगिता से जैसे हम जुड़े, इस गतिविधि से जुड़े, तो हमें पता चलने लगा कि हमारे पास कई तरह के जो आसपास कई तरह के सुंदर पक्षी होते हैं और ये किस समय पे जो उनकी आदत जो होती है कि किस टाइम पर दिखते हैं, इन चीजों को नोटिस करने लगे। इस स्तर से जो हमारा ये जो प्रयास था, जो कमेंट्स हमने लगा कि इस स्तर से सार्थक हुआ कि जो लोग पक्षी से जुड़ने लगे, उनकी देखा जाए तो उनको मतलब अनाज यानी कि भोजन की व्यवस्था में ध्यान देने लगे। इसी तरह से हमारा जो प्रयास है वो सफल हुआ। ओम सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने संक्षिप्त में जानकारी प्रदान की। पक्षियों से के संबंध में जो गतिविधि है उसके रिस्पॉन्सेस जो हमारे पास में आए हैं वो हमें निश्चित रूप से बताते हैं। लगभग 10,000 एंट्रीज हमारे पास में आई है। अब ये एक बहुत बड़ी संख्या होती है कि बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ साथ 10,000 बच्चों ने हमारी इस एक्टिविटी में जुड़ने का प्रयास किया है और उन्होंने हमने उसमें अलाउ किया था कि किसी फोटो के किसी पक्षी के फोटो या फिर उसकी ड्राइंग को उसमें अपलोड करें। वो भी हमारे पास में है, लेकिन उस पर भी हम चर्चा जारी रखेंगे। मैं चंदा सर से जानना चाहूंगा या आग्रह करता हूं कि आज जिस दिवस के उपलक्ष्य में हमने कार्यक्रम आयोजित किया है, नेशनल बर्ड वाचिंग डे, तो ऐसा उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम को मनाने का, इस दिवस को मनाने का? और बार बार इस दिवस के साथ में एक नाम जुड़ता है, डॉक्टर सालिम अली। तो सालिम अली जी ने ऐसा मतलब पक्षियों के जागरूकता के संबंध में कौन कौन से ऐसे कार्य किए थे
जो हमारे लिए वास्तव में एक आज एक बहुत बड़ी हमारे अचीवमेंट है हमारे देश के लिए। उस पर मैं चाह रहा हूँ कि सर थोड़ा सा प्रकाश डालें और हमारे बच्चों को उसके बारे में बताएं। चंदा सर। नमस्कार सर, मैं शक्कर चंदा। पक्षियों की तस्वीरें खींचने का शौक रखता हूं सर। जब पक्षियों की बात आती है तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है, वो है डॉक्टर सलीम अली। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक नोन पर्सनालिटी, एक नोन ऑर्निथोलॉजिस्ट, जो पहले ऑर्निथोलॉजिस्ट थे जो हमारे कंट्री इवन इन द वर्ल्ड जाने गए थे। इनका जो जन्म था वो आज ही के दिन 1896 में हुआ था और इनको थोड़ा सा पढ़ाई में रुचि कम थी, बट बेसिकली वो एक हंटर हुआ करते थे, मतलब पक्षियों को मारा करते थे अपने। उनके पास एक एयर गन हुआ करता था और उससे वो पक्षियों को मारा करते थे। पर इसी दौरान उन्होंने एक बार इसको मारा था, एक येलो थ्रोटेड स्पैरो को। तो जब वो उसको गोली लगी थी तो वो नीचे गिर गया था। तो इन दोनों, एक तो जो बेसिकली जो स्पैरो होता है, जो गोरैया होता है, और एक येलो थ्रोटेड स्पैरो, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि इसके गले में, येलो थ्रोटेड स्पैरो के गले में एक छोटा सा येलो पैच रहता है, जिसके कारण एक स्पैरो, एक गोरैया और एक येलो थ्रोटेड स्पैरो के बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो एक उतनी सी छोटी सी जो क्वेरी थी उनके जहन में आई थी और वही लेके वो अपने मामा के पास गए थे। फिर जो उनका इंटरेस्ट इन बर्ड्स में पैदा हुआ, उसके बाद उन्होंने हंटिंग छोड़ दी तुरंत, और हर एक पक्षी के, मतलब ये एक सब स्पीशीज जब उन्होंने देखा कि एक पक्षी और दूसरे पक्षी में सिर्फ एक येलो पैच के कारण इतना डिफरेंस होता है, उनके नाम में इतना डिफरेंस होता है, तब उन्होंने उनके उसमें एक इंटरेस्ट जागा पक्षियों के बारे में। फिर वो अलग अलग जगह पर जाने लगे, मतलब ऑल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद उनके हैबिटेट्स को स्टडी किया उन्होंने। उसके बाद वो माइग्रेट कैसे होते हैं। वो पहले इंसान थे जिन्होंने की बर्ड्स में रिंगिंग स्टार्ट करी थी। रिंगिंग इन द सेंस, उनके पैरों पे या एक छोटा सा कैमरा लगा दिया जाता था, जिसके कारण कि वो माइग्रेशन के दौरान किस जगह से किस जगह तक जाते थे और वापस कैसे जाते थे और उनका रूट्स क्या हुआ करता था। उस समय तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने बर्ड्स के जो चैनल्स है कि कहाँ से जाते हैं, माइग्रेशन कैसे होता है, वो उन्होंने स्टडी किया था, बिना इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बावजूद भी। उस समय उनको पता था कि पोचार्ड्स कहाँ से आते हैं, पिनटेल्स कहाँ से आते हैं और किस समय आते हैं, किस समय जाते, खाते क्या है। ये पूरे उन्होंने दिन दिन रात रात भर फील्ड्स में बैठ के वो स्टडी किया था। और बाद में उनको 1958 में पद्म विभूषण से भी, पद्मश्री से भी वो किया गया था, सम्मानित किया गया था। और हमारे भारत में सबसे पहला फील्ड गाइड निकालने वाले वही थे। बाद में तो उनके फील्ड गाइड को बेस मान के बहुत सारे फील्ड गाइड्स निकले हैं, पर जो उन्होंने फील्ड गाइड निकाला है, बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये जो उन्होंने निकाला है, ये आज तक मतलब सबसे बेसिक बुक माना जाता है। मेरे पास है वो, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, ये आप देख सकते हैं। ये डॉक्टर सलीम अली द्वारा लिखी गई है और 13th एडिशन ये आज से 5 साल पहले है, मतलब उसके और भी एडिशंस निकल चुके हैं। तो वो कितने महान थे पक्षियों को लेके, मतलब हमारे भारत में ऑर्निथोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने वाले डॉक्टर सलीम अली साहब थे। तो उन्होंने ही इस जो बर्ड्स के बारे में जानना। उसके बाद एक बहुत बड़ी बात है, कि हम लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं पर हमें शायद नहीं पता है कि वो हमारे उज्जैन के पास में सैलाना नाम की एक जगह है, वहां पर भी आए और वहां पे कई दिनों तक रुकते थे वो, क्योंकि सैलाना एक ऐसी जगह है जहाँ पे खरमोर आते थे। यहाँ पर खरमोर की ब्रीडिंग होती थी। एक बहुत खूबसूरत पक्षी है जो कि उसके फ्लैपिंग ऑफ विंग्स के लिए जाना जाता है। और अभी क्योंकि ये एक एंडेमिक कंडीशन पे आ गया है और
मतलब हम तो ये मान के चल रहे हैं कि ये बिल्कुल वल्नरेबल है, दिखता ही नहीं है। कभी एक दिख जाता है, कभी दो दिख जाता है। आज से 10 साल पहले जब मैं गया था, तब मुझे करीब 32 दिखे थे, पर वो धीरे धीरे कम होते होते लास्ट ईयर तो मुझे दिखा ही नहीं वहां पर। मैं करीब 10 दिन तक था। पर उसके कंजर्वेशन के लिए उन्होंने और उनके एक शिष्य हुआ करते थे, डॉक्टर PM लाड, जो अपने आप में वो भी एक बहुत बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। इन दोनों ने वहां पर अपने खरमोर के प्रोटेक्शन के लिए, खरमोर के कंजर्वेशन के लिए बहुत कुछ करा था। पर इन लोगों के जाने के बाद अब जो है आपको वहां से खरमोर गायब हो गए हैं। वहां पे ब्रीडिंग के लिए आते नहीं है। मतलब एक इतना खूबसूरत पक्षी जिसके लिए मध्य प्रदेश जाना जाता था, रतलाम जाना जाता था, सैलाना जाना जाता था, देपालपुर जाना जाता था, पेटलावाद, ये सब जगह पर इसका ब्रीडिंग ग्राउंड हुआ करता था, क्योंकि ये एक ग्रासलैंड बर्ड था जिसको सलीम अली साहब ने स्टडी किया था, और वो खत्म हो गया। ऐसे कई तरह के पक्षियों के बारे में उन्होंने बहुत डीप में स्टडी किया। तो मैं नहीं मानता हूं कि उनके जैसा कोई ऑर्निथोलॉजिस्ट इस दुनिया में आएगा या हो सकता है। ठीक है, उनको बेस लेके अभी बहुत सारी स्टडीज हुई, ग्रिमिट ने स्टडी करी है, मेरे पास है ना। उसके बाद आपके स्किप ने स्टडी करी है, तो पर जो उनकी वो थी, क्योंकि उनके पास तो कुछ बेस था नहीं। अभी जो ऑर्निथोलॉजिस्ट है उन लोगों के पास तो बेस है, पर सलीम अली साहब के पास तो कुछ ऐसा बेस था नहीं। तो उनके लिए जितना कम, मतलब जितना बोला जाए उतना ही कम है। उनकी एक एक एक्टिविटीज को, कभी आप उनकी एक किताब पढ़िएगा, द फॉल ऑफ अ स्पैरो, आप चाहे तो लिख ले, द फॉल ऑफ अ स्पैरो। वो कभी आप पढ़िए तो आपको मतलब अपने आप में एक ऐसा पक्षियों के प्रति एक जुनून सवार होगा। और भी कई उनके पक्षियों के बारे में जो फील्ड गाइड्स है, एक हायर लेवल फील्ड गाइड से उनकी, मतलब वो अगर आप लेके चलेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब पक्षियों के बारे में आपको पूरी डिटेल्स उनकी किताब से सीखने को मिलेगी। जी सर। जी धन्यवाद सर। जी। अभी जैसा आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, डॉक्टर सलीम अली की जो बुक्स है, बच्चों ने के कुछ प्रश्न भी आए थे कहाँ से मिलेगी, तो आई थिंक इस समय सारी बुक्स जो इंटरनेट हाँ पर हाँ। ऑनलाइन अवेलेबल है, जो भी हम चाहें तो उसको पेपर बैक या फिर उसको सॉफ्ट कॉपी में पढ़ सकते हैं। और जैसा कि हाँ आप बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के मेंबर है, तो वहां से भी जी। डॉक्टर सलीम अली के बारे में पुस्तकें हाँ हाँ। प्रकाशित की गई है। हो हो हाँ। जी अच्छा, एक एक चीज और मैं बता दूं, बच्चों को अगर खरीदना है तो भोपाल में जी सर। कुछ बुक स्टॉल्स हैं जिनके जी पास एम्पल ऑफ स्टॉक्स है। मैं अभी सैटरडे को गया था वैरायटी बुक स्टॉल पे, वहाँ पे बहुत सारी ये कॉपीज है अपने द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स की, डॉक्टर सलीम अली द्वारा। और दूसरी भी है, द फॉल ऑफ अ स्पैरो भी है, बुक ऑफ इंडियन सब बर्ड्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी है वहाँ पर। मैं क्योंकि मैं अभी रिसेंटली भोपाल गया था CBSE के उससे, तो वहाँ पर मैं गया था वैरायटी बुक स्टॉल, तो वहाँ पर है काफी बुक्स, जी जी। अभी अपने इसी के आसपास में भी संबंध में मिल सर जाती है। जी सर, हम्म, इसी के संबंध में जी। हमारे एक साथी है, हमारे कोऑर्डिनेटर भी है, हम्म, श्री हम्म, फूलचंद शिव सर। वो जानना चाह रहे हैं, हम्म, कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न उनका आया है। और हम्म, कल हमसे उन्होंने डिस्कस भी की थी, शायद जुड़ नहीं पा रहे अभी वो, कि बॉम्बे जी जी नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी क्या है और इसमें किस प्रकार से जी। रजिस्ट्रेशन करके हम मेंबर बन सकते हैं। यदि हम मेंबर बनते हैं तो हमें या हम्म, उस कमेटी को हमसे क्या फायदे हैं। अच्छा अच्छा। देखिए, वो जी कमिटी को तो फायदा, अभी अपने इंडिया में कंजर्वेशन के लिए सबसे बड़ा कोई अगर एक NGO बोले या एक ऑर्गेनाइजेशन बोले, है ना, क्योंकि NGO में बहुत सारी चीजें वो हो जाती है, मिसकैलकुलेटिव हो जाती है। तो एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कंजर्वेशन के लिए काम कर रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ है। और जब हम इनसे रजिस्टर्ड होते हैं तो इनके हर महीने 2 से 3 प्रोग्राम्स होते हैं कंजर्वेशन के, और अलग अलग जगह होते हैं, अलग अलग नेशनल पार्क्स में होते हैं, अलग अलग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में होते हैं। और इवन ये लोग कभी कभी प्रोग्राम्स स्पॉन्सर करते हैं जो हम बच्चों के लिए हमारे यहाँ पर भी कर सकते हैं।
जब हमको एक्सपोजर मिलता है अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, अलग अलग नेशनल पार्क्स में, तो हमें पता पड़ता है कि अलग अलग बर्ड्स के क्या क्या हैबिटेट्स है, इवन अलग अलग एनिमल्स के क्या क्या हैबिटेट्स है। तो हर उसमें आजकल तो उनके ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी होते हैं। अभी रिसेंटली उनका एक बटरफ्लाई का प्रोग्राम था। तो क्योंकि आजकल मैक्सिमम प्रोग्राम ऑनलाइन हो रहे हैं, तो वो एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। उसके बाद जैसे अपने को नेशनल पार्क में एक्सपोजर लेना है, तो वो भी अपने प्रोग्राम्स फ्री ऑफ कॉस्ट वो ऑर्गेनाइज करते हैं। सिर्फ हमको जो एक टू एंड फ्रो वाला है वो देना पड़ता है। कुछ प्रोग्राम्स में उनके जो है फॉरेन वो भी आते हैं, जो IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेटवर्क, वहां से भी लोग आते हैं, तो तब एक नॉमिनल अमाउंट का जो है वो चार्ज करते हैं। पर इनके जो प्रोग्राम्स रहते हैं बहुत वर्दी रहते हैं, मतलब हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज, कैसे हमको बर्ड सर्वे करना चाहिए, कैसे हमको बर्ड्स को ट्रेस करना चाहिए, कैसे हमको ट्रांजेक्ट बनाना चाहिए, फिर उसके बाद कैसे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स का यूज करना चाहिए, कैसे जो बर्ड्स की आवाजें हैं उससे हम पता कर सकते। क्योंकि जैसे आप गर्मी में बर्ड वॉचिंग के लिए निकले तो आपको एकदम से बर्ड दिखेंगे नहीं, तो हमको तब बर्ड्स के साउंड से उसको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद इनके जो कॉल्स रहते हैं वो अलग अलग समय अलग अलग होंगे। जब मीटिंग रहेगा तब उनके कॉल्स अलग होते हैं, जब इनका ब्रीडिंग सीजन रहता है तब उनका कॉल्स अलग हो जाता है। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे नीलकंठ की बात करते हैं। नीलकंठ की आवाज जो है ऐसा माना जाता है कि बहुत अच्छी है, पर जब आप उसको उसके मीटिंग समय में सुनेंगे तभी उसकी आवाज अच्छी रहेगी। पर अगर ऐसे नॉर्मल समय में आप उसकी आवाज सुनेंगे तो एक जो बांस रहता है, बांस को अगर आप उसके स्ट्राइप्स निकालेंगे तो उस जैसा एक मतलब टिपिकल आवाज निकलती है। पर हम बोलते हैं उसको नीलकंठ, और ये माना जाता है हमारे यहाँ पर कि नीलकंठ की आवाज हर समय बहुत अच्छी होती है। तो ये दिस इज जस्ट अ मिथ, दिस इज नॉट द एक्चुअल थिंग। एक्चुअल थिंग ये है कि ड्यूरिंग द मीटिंग सीजन इसकी आवाज बहुत अच्छी होती है। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरिक सोसाइटी से जुड़ने से ये रहता है कि हमको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। उसके बाद उनकी एक बाय मंथली बुक होती है जी जो जी आपके घर पे पहुंचती है। उसमें भी बहुत सारा कुछ हमको सीखने को मिलता है। उसके बाद जब हम फोटोग्राफी स्टार्ट करते हैं तो आप उनको अपने फोटोग्राफ्स प्रोवाइड कराइए, तो गारंटी है कि कभी ना कभी आपके फोटोग्राफ्स उसमें छपते हैं। और वो एक इंटरनेशनल मैगजीन होती है, हॉर्नबिल नाम से होती है ना। और एक एक होती है मिस्टनेट। मिस्टनेट जो होती है वो IUCN की तरफ से होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेटवर्क। और हॉर्नबिल जो है, जो मेंबर्स बनते हैं उनके यहाँ पे हर 2 महीने में एक किताब आती है। तो उसमें आपके सारे जगह जी के पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो डेवलपमेंट्स है कंजर्वेशन में, या जो डाउनफॉल ऑफ कंजर्वेशन है उसके बारे में उस हॉर्नबिल बुक में हमको पता पड़ता है। एंड वी आर अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जी जी सर, पर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है। आप एक मतलब निश्चित जैसे रूप से सर। हाँ हाँ जी जी जी। जी सर, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और हमारे शिक्षक साथी और हमारे बच्चे इस संस्था से जुड़ना चाहेंगे और संस्था के साथ जुड़कर काम करेंगे, उसको हमारे पूरे मतलब प्रदेश और राष्ट्र में उसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब मैं कार्यक्रम के बीच में मेरे पास कुछ बच्चों के फोन भी आए थे कि हमने जो मेरा परिवेश मेरे परिंदे प्रतियोगिता आयोजित की थी, जो गतिविधि आयोजित की थी, उसमें से हमने पहले बताया था कि हम कुछ बच्चों के नाम बताएंगे, जिनके कुछ शिक्षकों के नाम बताएंगे जिनने हमें एंट्रीज भेजी थी और एंट्रीज यूनिक थी। मैं शैलेंद्र जी कसरा सर से आग्रह करता हूं कि कृपया थोड़ा सा हमें बताएं कि हमें किस प्रकार की एंट्रीज में प्राप्त हुई थी। कसरा सर। थैंक यू सर। मेरा परिवेश मेरे परिंदे में हमें कई तरह के जो पक्षियों के जो फोटोग्राफ्स मिले हैं, जो बच्चों ने, शिक्षकों ने और नागरिकों ने जिन्हें अपलोड किया था, और बहुत ही सुंदर सुंदर फोटोग्राफ देखने को मिले हैं। और कुछ फोटोग्राफ इसके साथ में हमने इसमें ड्राइंग को भी अलाउड किया था कि पक्षी अगर आप ले नहीं पाते हैं तो आप उनकी सुंदर ड्राइंग बनाकर भी उन्हें अपलोड कर सकते हैं। कुछ फोटोग्राफ तो इस तरह से थे कि जो बच्चों ने मतलब जो घोंसलों पर चढ़कर, अब क्या पता मतलब पेड़ पे चढ़कर घोंसलों के फोटो, मतलब इतने सुंदर फोटोग्राफ्स लिए हैं। और साथ में
कुछ मतलब एक एंट्रेंस मिली है, उसमें एक स्टूडेंट ने जो उड़ते हुए पक्षी का फोटो लिया है, और मतलब देखा जाए तो बहुत ही पास से लिया है, मतलब कह सकते हैं कि बहुत अच्छी टाइमिंग, क्योंकि अगर जरा सी अगर टाइमिंग चूक जाती तो आप फोटोग्राफ नहीं ले पाते। तो कई तरह के, और देखा जाए तो कुछ फोटोग्राफ ऐसे हैं जिनमें बच्चे छत पर चढ़ के फोटोग्राफ ले रहे हैं। मतलब देखा जाए तो बच्चों ने इसके लिए बहुत मेहनत की है। इस प्रतियोगिता में जो इसके रिजल्ट है, ये हम जो घोषित करने वाले हैं, इसमें मैं आपको रिजल्ट अपलोड कर देता हूँ। जी सर, जस्ट बिल्कुल। मिनट सर। हाँ हाँ, समय लगता है उसमें, लेकिन हमने जो देखा था कि काफी अच्छे अच्छे रिजल्ट हमारे सामने देखने को मिले थे हमें। बहुत सारे फोटोज दुर्लभ प्रजाति के थे, कुछ तो इवन गिद्ध के फोटो बच्चों ने डाले थे, हालांकि उन्हें ड्राइंग बनाई थी। गिद्ध अभी इस समय उपलब्ध नहीं है दुर्भाग्य से हमारे यहाँ, तो लेकिन बहुत रेयर है, कहीं कहीं हो सकता है, तो उनके फोटोग्राफ्स भी हमें प्राप्त इसमें हुए थे। जब तक सर की फाइल अपलोड हो रही है, सर क्या समय लग रहा थोड़ा सा? हाँ सर, जी हो अपलोडिंग। चुकी है। जी सर, बिल्कुल। ओके सर, ये रिजल्ट फाइल अपलोड होने में टाइम ले रही है, जिसमें आपको रिजल्ट ऐसे बता देता हाँ, हूँ। हो चुका है। जो रिजल्ट है जी वो इस सर। तरह से है। जी जो इस प्रतियोगिता में वैसे सभी बच्चों ने और सभी जितने भी पार्टिसिपेंट थे उन्होंने बहुत मेहनत की है, और कई तरह के फोटोग्राफ उनको सेंड किए हैं। और देखा जाए तो बहुत ही मुश्किल रहा है रिजल्ट निकालना, क्योंकि किसे फर्स्ट दें और किसे फर्स्ट न दें, ये बहुत मुश्किल रहा है। फिर भी हमने कई जो मानकों के आधार पर हमने जो सिलेक्शन किया है, जैसे कुछ बच्चों ने जो मेहनत की है, पर उन्होंने जो इंटरनेट से फोटो डाउनलोड करके उसको अपलोड किया है, तो ऐसी एंट्रीज को हमने जो डिस्क्वालीफाइड किया है। उसके साथ में कुछ फोटोग्राफ ऐसे थे जिसमें बर्ड्स ज्यादा क्लियर दिखाई नहीं दे रहे थे, उनको भी हम सिलेक्ट नहीं कर पाए हैं। तो इसमें जो इस आधार पे जो सिलेक्शन हुआ है, उसमें जो फर्स्ट है अर्पिता भार्गव, जो कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल विजयनगर, जो कि इंदौर से हैं और मध्य प्रदेश, यानी अपने राज्य मध्य प्रदेश से हैं। और प्रथम स्थान पर जो एक और एंट्री है ओम रानाडे, जो कि सिस्का निपाने स्कूल ये इंदौर से हैं। इसके साथ में दूसरे स्थान पर है दिनेश महंतकर, जो कि गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, जो कि टीचर हैं, बैतूल से हैं। इसके साथ में दूसरे स्थान पर एक और टीचर हैं, जो मैडम नसरीम शेख मैडम, जो कि गवर्नमेंट हाई स्कूल झंझारपुर से हैं, जो कि राजगढ़ जो जिले में है और मध्य प्रदेश से हैं। इसके साथ में जो एक और टीचर जो है, जो कि थर्ड रैंक पर है, जिसमें है पल्लवी भगत, जो कि गवर्नमेंट स्कूल कटंगी से है, जो कि बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है। और तीसरे स्थान पर है हंसा पाटीदार, ये भी जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जिया खेड़ी जो है उसमें शिक्षक हैं, और राजगढ़ जिले से हैं और मध्य प्रदेश से हैं। सभी जो जिन्होंने स्थान प्राप्त किया है, आपको बहुत बहुत शुभकामना। साथ में जिन्हें स्थान नहीं मिला है, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। देखिए, अब जैसे प्रतियोगिता होती है तो उसमें फर्स्ट सेकंड तो रहता है, पर फिर भी मतलब आपको ये देखा जाए तो एक तरह से शुरुआत है। जैसे जो हमारे जो गेस्ट सर है चंदा सर, उन्होंने भी शुरुआत जो की थी, तो एक छोटे से कैमरे से शुरुआत की थी। ये आपकी शुरुआत है, ये अंत नहीं है। और अच्छे फोटोग्राफ लीजिए, और सर ने आपको कुछ तरीके बताए कि किस सर से उन फोटो को आप कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। निश्चित रूप से इस प्रकार की गतिविधि हमारी चलती रहेगी, और मैं आपको इस बीच बताना चाहूंगा कि आज के बाद में हम एक गतिविधि और प्रारंभ कर रहे हैं। गतिविधि का नाम है मेरा गांव मेरी गाय। हमारे ग्रुप द्वारा, जिसमें डॉक्टर निधि शुक्ला मैडम है, हमारे शरण कसरा सर है, और मैं ओम प्रकाश पाटीदार, साथ ही हमारी एक कोर कमेटी में बहुत सारे हमारे मेंबर्स हैं, जिनके नाम आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। इन सभी के सहयोग से हम लगातार जैव विविधता के संरक्षण के लिए ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से गतिविधि करते रहते हैं। इसके पहले हमने सर्प के संरक्षण के बारे में बात की थी, तितली के बारे में बात की थी, पक्षियों का हमारा कार्यक्रम चल रहा है, और अब हम जो अगली गतिविधि है वो है मेरा गांव मेरी गाय। निश्चित रूप से गाय की जो परिभाषा बदल चुकी है। पहले पालतू पशु था जिसका दूध संपूर्ण आहार है,
अब वो आवारा पशु की कैटेगरी में लोग उसको मानने लगे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चे अपने आसपास जिस भी प्रजाति की गाय उपलब्ध है उसका फोटो ले, उसको अपलोड करें और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी फिलअप करें, जैसे कि कौन सी प्रजाति की है, देसी है या हाइब्रिड है या विदेशी है। तो हमें इस गतिविधि के माध्यम से गायों के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा और हम उसके महत्व को पुनः स्थापित करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने कल सभी के लिए एक गूगल लिंक प्रोवाइड की थी, जिसमें से हमने सभी से आग्रह किया था कि अपने प्रश्न करें। तो कुछ अच्छे प्रश्न वाले जो हमारे श्रोता है उनको हम इनवाइट करेंगे कि यहाँ पर आके सर से डायरेक्ट प्रश्न करें। हमारे बीच में आ चुके हैं मैडम अद्विता श्रीवास्तव, आप उज्जैन से हैं और मैं आग्रह करता हूं कि मैडम अपना प्रश्न सर से कीजिए आप। जी नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहती थी कि मध्य प्रदेश और इसके आसपास की माइग्रेटरी बर्ड्स कौन कौन सी हैं। आप कृपया हमारे बच्चों को इस बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। नमस्कार मैडम। लिस्ट ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, ये तो बहुत बड़ी लिस्ट है ना। तो इसके लिए या तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स की लिस्ट है मैं सर को वो कर दूंगा। मेजर जो माइग्रेटरी बर्ड्स है, देखिए माइग्रेटरी बर्ड्स के भी बहुत सारे वो प्रकार होते हैं। जैसे कुछ तो रैप्टर्स होते हैं, जैसे मार्श हैरियर है, सर उसके बाद स्टेपी ईगल है। जी 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 मैडम बोलिए। जी सर, माइग्रेटरी बर्ड्स की अगर आपके पास लिस्ट लंबी है तो या तो कुछ ऐसी रेयर बर्ड्स जो कम देखने को मिलती हैं या फिर ऐसी बर्ड्स जो कि लंबे समय तक मध्य प्रदेश में रुकती हैं, उनके बारे में जानकारी दीजिए। वही बात देखिए, माइग्रेशन का जो इंडिकेटर होता है वो एक तो होता है वैगटेल से। जी, वैगटेल पहला ऐसा बर्ड होता है जो माइग्रेट होता है, और एक होता है ब्लैक रेड स्टार्ट, वो आपके गार्डन में भी मिल जाएगा, है ना। वो उसको हम हिंदी में बोलते हैं थिरथिरा, है ना। वो ब्राउन कलर का रहता है और उसमें ब्लैक शेड्स होते हैं। तो वो ब्लैक रेड स्टार्ट जब हमें दिखता है, ये हमको अक्टूबर के मंथ में, अक्टूबर एंड आफ्टर 15th of October we are able to see that bird. That indicates that migration of birds have started from the winter areas. मतलब वो माइग्रेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद वैगटेल्स आते हैं, उसके बाद सैंडपाइपर्स आते हैं, उसके बाद सारे वेडर्स आते हैं। वेडर्स मतलब जलीय पक्षी। तो इस तरह से ये माइग्रेशन होता है। अब जो जैसे आप पूछ रहे हैं कि जो एक माइग्रेशन में सबसे अच्छे कौन से बर्ड्स होते हैं, एक होता है पिनटेल। उसका नाम ही जैसे है कि उसकी पूंछ जो है, ये एक्चुअली वेडर्स होते हैं। तालाबों में आपको बहुत आसानी से अभी दिख जाएगा। आप अगर उज्जैन से है तो आप उंडासा में देखिए, आपको इतने माइग्रेटरी बर्ड देखेंगे कि आप तो कभी इमेजिन नहीं कर सकते। आप सिलार खेड़ी में जाइए, वहां पे आपको बहुत अच्छे माइग्रेटरी। तो एक रेड क्रेस्टेड पोचार्ड है, बहुत खूबसूरत पक्षी है। पिनटेल है, वो बहुत खूबसूरत पक्षी है। गार्गेनी है, उसके बाद कॉमन पोचार्ड है। ये सारे बर्ड्स आपको बहुत इजीली आपको उज्जैन में, क्योंकि आप उज्जैन के रहने वाली हैं और मैंने यहाँ पर बहुत वो करा है, तो उज्जैन में आपको ये सारे बर्ड्स, आप आज की तारीख में अभी भी जैसे छुट्टी, आप शाम को चले जाइए, शाम को क्या 3-4 बजे भी चले जाएंगे, आप किसी भी तालाब में चले जाइए। आप कोशिश करिए कि उंडासा में चले जाए, तो आपको जो बैक वाटर्स है, जहाँ पे थोड़ा सा दलदल है, वहां पे आपको सारे तरह के सैंडपाइपर्स मिल जाएंगे, पिनटेल्स मिल जाएंगे, पोचार्ड्स मिल जाएंगे। उसके बाद एक बहुत खूबसूरत पक्षी है नॉर्दर्न शॉवलर, जिसके मेल और फीमेल दोनों अलग हैं। मेल बहुत खूबसूरत है, उसके जो है ग्रीन कलर का उसका नेक होता है, उसकी चोंच बहुत चौड़ी होती है। ये सारे बर्ड्स आपको मिल जाएंगे। और उज्जैन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत माइग्रेशन होता है। फिर जब हम रैप्टर्स की बात करते हैं, रैप्टर्स मतलब जो दूसरे पक्षियों को खाता है, दूसरे पक्षियों को, दूसरे किसी जानवर को, उसमें मार्श हैरियर है। मार्श हैरियर एक इतना स्ट्रॉन्ग बर्ड है कि वो बतखों को उठा के लेके जाता है। तो और उसके बाद हमारे यहाँ पे ब्लैक ईगल भी देखा गया है ना। तो इस तरह के आप कभी सिलार खेड़ी जाइए, वहां पे अपना थोड़ा सा समय गुजारिए। वहां पर आपको दूसरे तरह के वुड सैंड पाइपर्स हैं, उसके बाद डनलिन है। ये सारे बर्ड्स आपको बहुत अच्छी, इवन फ्लेमिंगो वहां पर दिख जाते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा वेट करिए, आप दिसंबर जनवरी के मंथ में आएंगे तो आपको कॉमन क्रेन्स दिखेंगे। कॉमन क्रेन्स बहुत ऊंचे हाइट के पक्षी होते हैं और बहुत खूबसूरत है।
उसके बाद आपको यूरेशियन स्पून बिल्स नजर आएंगे। तो ये सारे मतलब बहुत रेयर बर्ड्स है जो कि हमारे उज्जैन में भी बहुत आसानी से दिखते हैं। और अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना है तो हम भरतपुर जाके एक्सप्लोर करें, वहां पर भी हमको बहुत अच्छे अच्छे बर्ड्स दिखेंगे। सर अभी कुछ समय पहले तक कोठी रोड पर पोस्टर्स लगे हुए थे बर्ड्स के, हाँ, मेरे उनसे ही भी थे बच्चों मैडम। को हाँ जी हाँ, वो मेरे ही बहुत अच्छे थे लगे हुए थे सर। जी जी। पर क्या है कि जी हमारे यहाँ पर शायद या तो हमारे कंट्री या कहीं मान के चले, अच्छी चीज लोगों को देखने का वो नहीं रहता है, तो कुछ लोगों ने उसको पत्थर से वो करके और उसको वो खत्म कर दिया। अदरवाइज शाहजहाँपुर में भी वन विभाग ने वो फोटोग्राफ्स लिए थे और वहां पर काफी दिनों तक चले। जी सर, जी जी इवन बिल्कुल देवास सर, के लगाए थे। थे। जी सर, हम लगाए थे। हाँ, तो वो मेरे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमसे कुछ तस्वीरें ली थी, तो हमने बिल्कुल उनका सहयोग करके सिंगर्स के समय उसको लगाया। हाँ सर, काफी अच्छे, मतलब वो जी थे। जिज्ञासा जागृत करने वाले कि अरे ये आपने आसपास ये वाली बर्ड्स भी हैं क्या, ऐसा प्रश्न हाँ मन में लाने वाले, और अच्छे अच्छे काफी अच्छे जी पोस्टर्स है। थैंक यू सर, जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू मैडम। जी थैंक यू मैडम। सर अभी हम कमेंट्स बॉक्स की तरफ थोड़ा चलेंगे। एक यू। प्रश्न है, कुंभार शार्दुल कुंभार जी का प्रश्न है, ऑर्निथोलॉजी के कोर्स कहाँ उपलब्ध है? थोड़ा सा इस पे जानकारी हम सर लोग चाहेंगे। सिंपल सर, बीएनएचएस से आप जुड़ जाएं, वहाँ पे ऑर्निथोलॉजी के जेएसआर तक का वो होता है, जहाँ पे हमको बहुत ज्यादा एंट्रेंस वगैरह देने की जरूरत नहीं होती है। बीएनएच एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, बीएनएचएस, जहाँ पे हमको एंट्रेंस वगैरह का कुछ नहीं होता है। आपका इंटरेस्ट को देखते हैं। एक चीज बस ये है कि हमारा ग्रेजुएशन जो है वो लाइफ साइंसेज से होना चाहिए, मतलब आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी होना चाहिए अगर हम ऑर्निथोलॉजी के कोर्स में जाना चाहते हैं। आप अगर एक काम करिए, आप उसकी वेबसाइट पे चली जाइए, तो उसमें आपको ऑर्निथोलॉजी के सारे कोर्सेज के बारे में पता पड़ जाएगा। और उसके बाद अगर हम हायर लेवल उस पे जाना चाहते हैं तो हमारे पास वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, वहां से भी हम जेएसआर का वो कर सकते हैं, है ना। उसके बाद तो ये तो मैनेजमेंट है, आईआईएफएम भोपाल जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, उसमें ऑर्निथोलॉजी का नहीं होता है। ऑर्निथोलॉजी के लिए मैं बेसिकली सबको यही प्रिफर करूंगा कि वो बीएनएचएस से संपर्क में रहे। उनके कोर्सेज होते हैं, पर दैट विल बी आफ्टर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन स्पेसिफिकली लाइफ साइंसेस पे हो तो बहुत अच्छा है। जी सर, धन्यवाद सर। अगला प्रश्न आ रहा है, पूर्वा गौतम। पूर्वा गौतम जानना चाहते हैं, दूधराज में मेल और फीमेल को कैसे पहचाने और इनके कंजर्वेशन के लिए क्या कार्य किया जा रहा है? देखिए, दूधराज एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर जो अपने मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है, मेल और फीमेल टोटली डिफरेंट है। मेल बहुत बड़ा है, व्हाइट कलर का होता है, जो फुल्ली एडल्ट जिसको बोलते हैं वो बहुत बड़ा होता है, उसकी पूंछ बहुत लंबी होती है। पर फीमेल बहुत छोटा होता है, मतलब आपके स्पैरो से थोड़ा सा बड़ा होता है। स्पैरो नहीं, हम मैना जो है ना, जो कॉमन मैना है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, ये उसकी फीमेल का वो साइज होता है। और पैराडाइज फ्लाई कैचर जो मेल होता है वो ब्राउन कलर में रहता है और व्हाइट। ब्राउन कलर इंडिकेट करता है कि वो सब एडल्ट है, मतलब पूरी तरह से बड़ा नहीं हुआ है। और जब वो पूरा अपना कलर बदल के व्हाइट हो जाता है और उसकी आंखें नीली हो जाती है, तो वो होता है उसका एडल्ट। उसको हम बोलते हैं एडल्ट एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। पर जब उसकी साइज कोई छोटी साइज का जो रहता है पैराडाइज फ्लाई कैचर, वो होता है फीमेल। तो मेल और फीमेल में साइज का अंतर होता है। और ऑब्वियसली जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि मेल बर्ड्स दे आर मोर ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा खूबसूरत होते मेल। फीमेल बर्ड्स में जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा समय दे तो मैं आपको फोटो भी दिखा सकता हूँ। जी सर, जी बिल्कुल सर, दिखाइए। सर के द्वारा जो फोटोग्राफ लिए गए वो भी बहुत सुंदर हैं, वो भी हम भाई अपने ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे। इसके बाद सर इसे शेयर करते हैं। ओम सर। जी जी
ये जी देखिए सर। सर, हाँ, दिख रहा है क्या सर? हाँ सर, हाँ थोड़ा सर, सा स्क्रीन पास में लाइए आप। हाँ सर, वो दिखाई दे रहे हैं। हाँ है जी ना? जी अब ये जो व्हाइट वाला है जी। सर, हाँ, थोड़ा सा ये सर साइड में व्हाइट कीजिए वाला आप। जो है दिख रहा है हाँ, आपको, ये ठीक है। जी हाँ है जी। ना? ये व्हाइट जो दिख रहा है सर, जी ये है मेल जी एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, और उसी के पास में एक जी ब्राउन कलर का दिख रहा है, वो है फीमेल। व्हाइट जी वाला सर। मेल है और ये जो फीमेल छोटा होता है। ब्राउन कलर का है जी। ये हाँ, है ना? और व्हाइट जब व्हाइट सेमी वाले की एडल्ट टेल काफी रहता है, लंबी होती है। जी हाँ ये सर, ये हाँ, मतलब इतनी लंबी है सर, मतलब उसके जो मेन बॉडी है उससे 5 से 6 गुना बड़ी उसकी टेल होती है। टेल लंबी है उसकी। जी और ये हाँ, टेल लंबी होती है, इसलिए ये बहुत खूबसूरत होता है। इसकी आंखें नीली होती है। ये जी डिफरेंस है मेल और फीमेल। अब मेल में जो अभी ये व्हाइट आप देख रहे हैं, जब ये छोटा बच्चा रहता है तब इसका कलर वो फीमेल वाला कलर ही रहता है, जो हम कह रहे थे कि सेमी एडल्ट जो होता है ना? तब इसका कलर ये था, और जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका कलर व्हाइट होता जाता है। जैसे जैसे इसका जी एज बढ़ेगा वैसे वैसे ये व्हाइट सर। होता जाएगा। जी जी सर, इसी के जी संबंध में हाँ। एक प्रश्न मेरे मन में भी आ रहा है कि दूधराज, हम्म, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो इस हम्म, पक्षी को हालांकि कम दिखाई देता है, तो इसको क्यों जी चुना जी गया है हमारे राज्य का राजकीय पक्षी? क्या यहाँ मध्य प्रदेश में बहुतायत में मिलता था या मिलता है, या और कुछ कारण भी इसके हैं, हो सकते हैं? सर, एक समय ऐसा था कि ये पक्षी जो है वो हमारे यहाँ पे ब्रीडिंग के लिए आते, जैसे कि खरमोर भी ब्रीडिंग के लिए आता था, है ना? उस समय डॉक्टर सलीम अली साहब के समय ये, उस समय तो सारी पक्षी आई, क्योंकि एटमॉस्फेयर इतना अच्छा हुआ करता था मध्य प्रदेश में, ज्यादा से ज्यादा पक्षी ब्रीडिंग के लिए आते थे, है ना? उस समय खरमोर का भी ये था कि अब खरमोर को मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी बना जाए, पर वो खरमोर जो है हमने दूसरे स्टेट को दिया। और ये बर्ड भी जो है, एक्चुअली दीज बर्ड्स दे अराइव इन आवर स्टेट फॉर ब्रीडिंग। ये अपने अंडे देने आते हैं और कुछ महीने ये यहाँ पर अपने, जब तक इनके बच्चे नहीं होते और इस काबिल नहीं होते कि ये उड़ सके, तब तक ये हमारे स्टेट में रहते हैं। ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं, पर ये एक बहुत अच्छा अच्छा। मतलब मोस्ट अट्रैक्टिव कह सकते हैं, इतना खूबसूरत। इसको अगर आप कभी उड़ते हुए देख लें तो मतलब एक बहुत अच्छा साइट सीइंग रहता है। इसकी जो पूंछ जो लहराते हुए उड़ती है, वो आप देख लेंगे, आपके लाइफ लॉन्ग मेमोरी हो जाती है सर। आपको अगर जी कभी भी जी। पैराडाइज फ्लाई कैचर देखना है, बहुत सर आसानी मुझे तरीके से, ज्यादा घूमना नहीं। जी जी जी। तो जी आपको खिवनी जी। अभ्यारण्य कभी आप गए हो, अपने मुझे एक शाजापुर लाइन के याद आ पास रही है। में ही है जी अपने सर। उज्जैन इंदौर को। जी 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 जी। जी जी सर। हाँ, हाँ, ये देवास जिले में। खिवनी जी अभ्यारण्य में बहुत आसानी से, हाँ, तो आप भले आप रेस्ट हाउस में बैठे रहें तो आपके आसपास घूमते हुए नजर आएंगे। हम्म। मतलब इतनी तादाद में है वहां पर। इसको और जी इंदौर जी, जिले इसको में जो देखकर सर एक आपका, लाइन मुझे याद आ रही है कि जी मेहमा जो हमारा। जी हाँ हाँ हाँ, जी हाँ। जी सही कहा आपने। इसको देख के एक लाइन मुझे याद आ रही है कि मेहमा जो हमारा होता है वो हमें जान से प्यारा होता है। तो निश्चित रूप से जी ये मेहमान पक्षी है हमारे प्रदेश का, और हमने बिल्कुल इसको बिल्कुल। सर आंखों पर बैठाया है। इसको हमने हाँ राजकीय पक्षी का दर्जा दिया है। जी 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 बड़ा अच्छा लगा जानकारी मिलकर आपसे। जी 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 सर। जी। जी सर सर, एक एक प्रश्न प्रश्न आया और है हमारे पास में। टीकमगढ़ से। हाँ टीकमगढ़ हाँ से एक सर प्रश्न आया है। जो शबनम खान मैडम ये पूछ रहे हैं कि सर जो हरियल पक्षी जो कि महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी है, क्या कौन सा? हरियल हरियल पक्षी जो है बी इसके ईटर, बारे में हाँ कहा जाता, कि इसकी खासियत इसके कहा हाँ। जाता है कि ये जमीन पर पैर नहीं रखता है, तो क्या इसमें वाकई में कोई सच्चाई है कि ये जमीन पर पैर नहीं नहीं, रखता है? जमीन पे पैर नहीं, नहीं नहीं, ये एक मिसकंसेप्शन है। जमीन पे पैर नहीं रखता, जमीन पे तो पैर रखेगा ही सर। इसका जो हम्म एक्चुअल वो है कि ये कभी भी मतलब एक जगह रुक कर अपना शिकार नहीं करता। ये हर समय, इसलिए इसको ग्रीन बी ईटर बोला जाता है, कि ये उड़ते हुए जो है मक्खियों को पकड़ लेता है, ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ लेता है, हम्म। टिड्डियों को पकड़ लेता है ये, पर उड़ते हुए। ये कभी भी एक जगह पर रुककर शिकार नहीं करता। अच्छा सर।
कभी भी, हाँ, ये जमीन पर उतरकर शिकार नहीं करेगा। वो नहीं, थोड़ा सा इसके वो बारे कहीं में पर एक मिसकॉन्सेप्शन हो गया है। हाँ, हाँ, जी इसके बोलिए। बारे में मैंने पढ़ा था कि ये जो पक्षी रहता है, ये जो रहता है जमीन पर पैर नहीं रखता, मतलब अगर इसे पानी भी पीना होता है तो ये किसी लकड़ी या जो हाँ, टहनी के ऊपर बैठकर पानी पीता, मतलब ये इसके बारे में से मैंने कहीं पे पढ़ा भी था। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं 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 है, नहीं, ये सिर्फ एक मिथक है? नहीं नहीं, इसका घोंसला ही जमीन की, वो जमीन में बनता है सर। अच्छा। एक मिट्टी अच्छा। के ढेर के उसमें इसका घोंसला रहता है। अच्छा सर। और जमीन पे तो उतरते ही है सर। बस इसका हम्म। एक वो बहुत खूबसूरत, कभी अभी तो बहुत दिख रहे हैं सर। मतलब कितनी मतलब कितनी जी जी, कितनी सारी गलत अवधारणाएं फैली हुई है। हम्म। हाँ, अब वो हो जाता है सर, अब क्या करें, क्योंकि इस बारे में लोगों का इंटरेस्ट अगर एक बार पैदा हो जाता है तो फिर वो जुनून बन जाता है, इट बिकम्स अ पैशन। पर जब तक वो नहीं जानकारी होती है तो हो जाता है सर। हम्म। सर भी इसलिए जो है, आप लोग चंद्रा बहुत सर भी अच्छा काम कर रहे हैं बहुत कि जुनूनी मतलब, सर है। ऐसा ही सर, इससे जुड़ा एक प्रश्न। जी जी। हाँ, ये जी आप सर, लोग जो इससे कर जुड़ा रहे एक हैं प्रश्न सर, सर वो ये होती है जुनून है। टिठरी जो पक्षी है। हाँ। जी जी सर, टिटरी पक्षी जो होता है, हाँ, लेपिंग जो होता है, ये पेड़ पर नहीं बैठता है, तो इसके या पैरों की पर्चिंग की प्रॉब्लम है या फिर इसका नेचर ऐसा है? ये इसका नेचर ऐसा है टिठरी। सर, पेड़ों पे बिल्कुल कभी नहीं बैठता है। इसके क्या है, इसके पैर के जो वो है ना सर, वो स्ट्रेच्ड है, जैसे वेडर्स के रहते हैं, अच्छा जैसे अच्छा। सैंड पाइपर्स के रहते हैं, है ना, हम्म। तो वो जमीन पर ही रहते हैं। वो उनको जी वो जमीन ही कंफर्टेबल रहता है और उनको सबसे अच्छा लगता है सॉफ्ट लैंड। पर अब वो धीरे धीरे अच्छा इन्होंने अच्छा। टिटरी का एक ये अच्छा है कि इन्होंने हर तरह का हैबिटेट जो है एक्वायर कर लिया, जैसे मैना ने कर लिया, जी कॉमन जी। मैना ने, है ना, उन्होंने हर जी तरह का हैबिटेट अपने आप को एक्वायर कर लिया। जी। जी। सर, टिठरी के बारे में हमारे किसान लोग के बारे में एक कहावत है और माना भी जाता है कि जब किसान जब खेत में हल चलाता था तो उसे रे टिठरी के हाँ अंडे हाँ दिखाई देते थे, तो उतने स्पेस को वो छोड़ हाँ हाँ, देता था बिना बोए। मतलब वो एक बिल्कुल, हाँ हाँ, दिखाता है कि हम लोग छोटे से पक्षी से भी कितना प्रेम हमारे करने की हमारे देश में हाँ, एक परंपरा रही है। जी जी बिल्कुल। जी जी। उस समय के लोग सोचते थे सर कंजर्वेशन के बारे में, आज की तारीख में लोग नहीं सोचते। आज नहीं। नहीं समझते हैं। एक सर धीरू द्विवेदी, इनका प्रश्न है, बड़ा रोचक कि प्रश्न जो है, हालांकि व्हाइट उसके जवाब पीकॉक यानी जो तो सफेद जी मोर और सफेद जो कौवा रहता है, तो सर ये किस वजह से इनका जो रंग है, मतलब हाँ ये हाँ। सफेद हो जाता है? इसके कुछ ये साइंटिफिक रीजन एक, है? हाँ, वो मेलेनिन का वो प्रॉब्लम रहता है। हमारे इंसानों में कुछ लोगों के बाल बहुत जल्दी सफेद हो जाते हैं, हाँ। है ना, दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मेलेनिन, है ना। एक मेलेनिस्टिक वो हम्म। होता है जिसके कारण आपको पता होगा, जिसमें व्हाइट टाइगर बोला स्किन जाता है, काली हो जाती है। रीवा में पाया जाता था। तो व्हाइट टाइगर कोई एक स्पीशीज अलग नहीं हो गया सर, एक मेलेनिस्टिक प्रॉब्लम के कारण वो डेवलप हुआ, और वो डेवलप होने के बाद जो ब्रीडिंग होती गई तो हमारे यहाँ पे व्हाइट टाइगर मिलते गए। तो इसी तरह से वो कोई एक अलग स्पीशीज नहीं हो जाएगा, एक अलग जेनर में नहीं चले जाएंगे हम, वो रहता वही है, स्पीशीज तो वही रहेगा, वही रहेगा, पर एक मेलेनिस्टिक प्रॉब्लम जैसे अपने ह्यूमन बींग्स में भी होता है। कुछ बच्चों को हाँ आप सर। देखेंगे कि आप 5 से 6 साल में उनके बाल सफेद हो जाते हैं, तो दैट इज ड्यू टू मेलेनिस्टिक प्रॉब्लम्स। इसके अलावा जो यूएसए उसके कारण, रशियन रहते हैं, उनकी स्किन में भी मेलेनिन की क्वांटिटी कम होती है, जिससे वो थोड़ा व्हाइटिश हाँ, होते हैं, श्वेत होते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। हम्म। ओके सर। जी जी सर, एक प्रश्न और आ रहा है, बड़ा हम्म, रोचक प्रश्न है, हालांकि हाँ उसका जवाब शायद आप भी नहीं दे पाओगे, मैं भी हाँ, नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जी जिसकी जी, आंखों में सुंदरता होती है उसको वो सुंदर लगता है। हाँ भारत का सबसे सुंदर हम्म। पक्षी कौन सा है? सर, भारत के हर धीरू एक द्विवेदी पक्षी जी है, सबसे जानना चाह खूबसूरत रहे है। हैं। जी जी, इसलिए कहा भारत था में मैंने, आप पाए जवाब दे नहीं जाने वाले पाओगे। जी भारत में पाए जाने वाले हर एक पक्षी बहुत खूबसूरत है। उसको आप बैठ के देखिए, आप किसी फील्ड में बैठ के देखिए और उसकी एक्टिविटीज देखिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि यही सबसे खूबसूरत पक्षी है। पर कलर्स के उसमें अगर हम जाते हैं, डिफरेंट टाइप के कलर्स में अगर हम जाते हैं, तो ऑब्वियसली पीकॉक जो है उसको राष्ट्रीय पक्षी है, क्योंकि उसका जो एक फ्लेवर है कलर का, जो ऑरा है, वो सबसे ज्यादा है उसमें, मतलब डेप्थ ऑफ कलर्स है। उसके बाद जो उसकी एक्टिविटीज है, जब वो
फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए जो उसका विंग्स का वो करता है, डिस्प्ले करता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि कंपैरेटिवली अगर हम देखा जाए, है ना, तो हम मोर को ही मानेंगे, क्योंकि उसके एक तो डिस्प्ले ऑफ कलर्स बहुत होता है और डिस्प्ले ऑफ फेदर्स उसके बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, ऐसा कोई दूसरा बर्ड कर नहीं पाता। हम्म। तो मैं मेरे परसेप्शन से मोर को ही मानूंगा कि वो एक सबसे खूबसूरत पक्षी है। जी जी। कुछ लोग तोते को मानते हैं, कुछ लोग दूसरे पक्षियों को मानते हाँ, हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता जी, है। और जैसा हाँ, सर का अपना आशय अपना है कि सभी पक्षी हाँ, खूबसूरत होते हैं। खूबसूरत। कौवे को हम जिसको खूबसूरत नहीं मानते, उसकी भी कुछ ऐसी विशेषता होती है कि वो एक हाँ हमारे पर्यावरण के लिए बहुत खूबसूरत है ना। गिद्ध सर, जो बड़ा उस देखने में भद्दा लगता था, हाँ, लेकिन बिल्कुल उसके जो कार्य थे, हाँ, कितनी सफाई करता था, प्राकृतिक हाँ, स्वच्छता रखने के लिए बहुत बड़ा योगदान था उसका। तो सभी पक्षी खूबसूरत है निश्चित रूप से। जी सर जी। बिल्कुल है। और भी सर बहुत सारे प्रश्न हमारे पास में आते जा रहे हैं, लेकिन जी, समय की सीमा है। हम सर जी, एक प्रश्न का मैं और भी उत्तर प्रश्न चाहूंगा को आपसे। लेंगे अगले कार्यक्रम में जब भी मुलाकात होगी। जी हाँ, हाँ, जी जी, जी जी। जी, हाँ सर, एक प्रश्न का उत्तर चाहूंगा कि स्टूडेंट जी ने सर। पूछा है कि सर हम चाहते हैं कि हमारे आसपास पक्षी रहें, मतलब कि पक्षी घोंसला बनाए, तो हम किस तरह से पक्षियों की मदद कर सकते हैं, कि या फिर किस किस बातों का ध्यान रखना रहता है जिससे पक्षी हमारे आसपास बने रहें। जैसे बच्चे चाहते हैं कि घोंसले उनके घर में बन जाए ताकि वो रोज पक्षी को देखते रहें, पर उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती कि पक्षी को क्या चीज अच्छी लगती है, क्या चीज अच्छी नहीं लगती है। तो आप इस बारे में जानकारी दीजिए सर। देखिए, घोंसला अगर आप बनवाना चाहें, तो वो एक डिफिकल्ट प्रोसेस होता है सर। अगर आपके घर में घोंसला है, तो आपको उसको उतना केयर भी करना पड़ेगा, है ना? और पक्षियों को आपको अट्रैक्ट करना है, तो आप उसको रोज फीडिंग करवाइए सर। पहले ही दिन जैसे आज का दिन है, आज छत पे आप जो है बाजरा और ये आपके जो धान धान है, उसके बाद आपके चावल है, ये आप फैला दीजिए और एक बड़े बर्तन में पानी रख दीजिए। आपको पहले दिन रिजल्ट नहीं आएगा, पर 4 से 5 दिन बाद आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले गोरैया आएगी, उसके बाद तोते आएंगे, उसके बाद फिर जब ये पक्षी धीरे धीरे आते जाएंगे, आपको विद इन 6 मंथ्स आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पर मैं उस फेवर में नहीं रहूंगा कि आप घोंसलों को अट्रैक्ट करिए, क्योंकि घोंसले अगर आपके यहाँ पर बनते हैं, तो वो एक हैबिट हो जाता है बर्ड्स का, और उसको फिर कंटिन्यू करना जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आजकल पेट बर्ड्स जो हैं, उसको जो है कंजर्वेशनिस्ट धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं कि हम पक्षियों को ना पालें। आप मैं एक छोटा सा ह्यूमन एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक पक्षी की टेरिटरी बहुत बड़ी होती है, उसको आसमान में उड़ना रहता है, और हम अगर उसको कहीं पे इनक्लोज कर लें, तो वो बहुत ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। आपने चिड़ियाघर में टाइगर को देखा होगा, है ना? वो एक कोने से दूसरे कोने तक हर समय चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो दैट इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ अ टाइगर। वो एक तरह की बीमारी लग चुकी है टाइगर को, न्यूरोलॉजिक बीमारी लग चुकी होती है, इसलिए वो ऐसे ऐसे चलता है, क्योंकि टाइगर का जो रेंज रहता है वो 300 किलोमीटर तक रहता है। इसलिए हम उसको अपने एनक्लोजर में करके रखते हैं, तो वो एक नुकसान है हमारे उसके लिए। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी सर हमको मिली है। हाँ, और सेलेनिक असरा जी में जब तक हम प्रोग्राम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, आपने बीच में कहा था कि चंदा सर द्वारा कुछ फोटोग्राफ्स लिए हैं, उनको भी आप डिस्प्ले करेंगे। तो आप वो डिस्प्ले की तैयारी कीजिए जब हाँ तक हम सर, प्रोग्राम की मैं जो औपचारिकता है। जी जी, हाँ, उसको हम शेयर कर साथ चुका में हूँ। चलने देंगे उसके। जी अब जी जी सर बिल्कुल इनकी सर। डिटेल बताएंगे कि इसके पीछे भी कोई स्टोरी होगी। हाँ सर, अब ये बर्ड्स कौन है, आप थोड़ा बताइए इसके बारे में। जी, जी, ये पेलिकन है, ये माइग्रेटरी बर्ड है, ये मैंने अजमेर से लिया था सर। तो आप अच्छा सर। देखिए कि ये एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था, अन्ना सागर झील, आप गूगल में देखिएगा, एक नेचुरल लेक हुआ करता था। पर कुछ साल हुए आज से, मतलब लास्ट 7 ऑड ईयर्स, पिछले 7 सालों में उसका जो ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं आसपास में, वो जो नेचुरल वो था, वो खत्म होता जा रहा है, और वहां पर चौपाटी बन गई और ये बन गया।
उसके कारण जो है इस तालाब में इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल्स फेंकी जा रही है। तो जब ये प्लास्टिक की बॉटल्स ऐसी काली जैसी हो जाती है तो ये बर्ड्स को ऐसा लगता है कि ये मछली है, तो ये उसको अच्छा सर। खाने की कोशिश कर रही है और इस तरह से ये मछली को उछाल के अपने अंदर लेती है। ये है ऑस्प्रे। ये एक्चुअली सुंदरबन का फोटो है सर। तो देखिए आप वो कितनी बड़ी मछली को वो पकड़ लेता है और पकड़ के ये बहुत दूर किसी पेड़ की टहनी में जाके बैठ के उसको खाता है। और ये ऑस्प्री की ये खासियत है कि ये खाली मछली ही खाता है। ये फेमस है मछलियों के लिए, मतलब मछली के अलावा कुछ भी नहीं खाएगा। ये देखिए पास में मैंग्रोव के जो पत्ते हैं वो दिखेंगे आप। ये हमारे उज्जैन की तस्वीर है। इसको कॉमन पोचार्ड बोला जाता है। जब मैंने बताया था कि ये बहुत आसानी से हमारे उज्जैन में दिख जाता है, पर आता बहुत दूर से है। कॉमन पोचार्ड नाम है इसका, पोचार्ड फैमिली से है। ये देखिए सांप खा रहा है, इसका नाम ही है क्रेस्टेड सर्पेंटाइन ईगल, शॉर्ट टूथ स्नेक ईगल, सॉरी, इसका नाम है शॉर्ट टूथ स्नेक ईगल। ये सांप को खाता है। तो देखिए उसने एक रैट स्नेक के बच्चे को वो कर रखा है। ये मैंने यहाँ से खिवनी अभ्यारण्य से लिया। ये यूरेशियन थिकनी है। ये हमारे उज्जैन में भी मिल जाता है, आपके शाजापुर में भी है सर। अभी ये इस समय आप अगर काली सिंध नदी के आसपास देखेंगे तो वहां पर ये बहुत आसानी से कैमोफ्लेज हो जाता है। आप इसको एकदम से कैमरा में वो नहीं कर पाएंगे। ये पत्थरों के बीच में, मिट्टी के बीच में ऐसा कैमोफ्लेज हो जाता है, पहचानने में नहीं आता। थोड़ा समय देना पड़ता है सर इसके। ये भी अजमेर का है। ये कॉर्मोरेंट है जिसको हम अपने भाषा में पनकौवा बोलते हैं। इस फोटो का लेने का तात्पर्य ये है कि हम जनरली क्या सोचते हैं, ये जो वेडर्स हैं ये पक्षी को, ये मछली को पकड़ के ऐसे के ऐसे ही खा लेते हैं, पर ऐसे नहीं खाते। ये इनका खाने का तरीका ये रहता है कि इसका जो ये मछली का जो मुंह रहता है उस एंड से खाते हैं। इसका कारण ये है कि अगर ये पूंछ से खाएंगे तो पक्षी के साइड में जो स्केल्स होते हैं वो कांटे की तरह से इनके अंदर जाके और इनको खत्म कर सकते हैं। पर जब ये सिर की तरफ से खाते हैं तो वो जो साइड में जो इनके वो कांटे रहते हैं वो उल्टी तरफ पॉइंट हो जाते हैं और आसानी से पेट के अंदर चला जाता है। सर इसी पक्षी को जल मुर्गी कहा जाता है क्या? जल मुर्गी अलग होता है, उसके पैर थोड़े लंबे होते हैं। इसको पनकौवा बोला जाता है। अच्छा, हाँ, हमारे आसपास के इलाकों में ये पक्षी मतलब जो जल मुर्गी कहते हैं, इस बिल्कुल देखने में इसी तरह से रहता है कि पाया जाता है। अच्छा। इसे तो सभी पहचानते होंगे। हाँ, इंडियन स्कूप साउल है ये। हमारे इंदौर में कजलीगढ़ है, वहां पर मिलता है सर। ये चूहे वगैरह ये खाता है। दिखने में थोड़ा डरावना है। सर इसके बाद ये मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि सर ये उल्लू क्या बेवकूफ जानवर होता है, जो मतलब हम क्या करते हैं बच्चों को उल्लू, जैसे तू तो उल्लू है, तेरे को कुछ नहीं पता, नहीं, तो इसका कोई कारण है? दिन में इसको कुछ बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है सर। ये नॉकटर्नल बर्ड है सर। हाँ, इसको रात में ही सब कुछ दिखता है और हंटिंग भी ये रात को ही करता है। आप देखेंगे, कभी ध्यान से देखिएगा कि दिन में तो कौवा भी इसको परेशान कर देता है। इसको कौवा इसके ऊपर चढ़ जाएगा, इसको चोंच मार देगा और तभी भी ये कुछ समझ नहीं पाता है। ये टोटली नॉकटर्नल है, रात को ही दिखता है। ओके सर। ये ब्लैक नेप्ड बोलते हैं इसको सर, ब्लैक नेप्ड फ्लाई कैचर। ये विंटर विजिटर है। ये जहाँ पर मतलब ग्रासलैंड से वो होते हैं ना सर, ये वहां पर मिलता है। बहुत खूबसूरत पक्षी है। इसका जो ब्लैक नेप्ड मोनार्क बोलते हैं, मोनार्क मतलब राजा को बोला जाता है। तो देखिएगा इसके सिर के ऊपर एक मुकुट जैसा है, ब्लैक क्राउन है। हाँ, ये इसलिए ब्लैक नेप्ड मोनार्क बोलते हैं इसको। बहुत खूबसूरत है सर। ये तो अपना पॉन्ड हेरॉन है। ये तो आसानी से दिख जाए तो। हाँ, आसानी से दिख जाता है। पर ये इसने पक्षी को जो पकड़ा है, ये उसका वो तरीका देखिए, उसने अपने चोंच को पूरा आर पार कर दिया है जिससे उसको आसानी से वो खा सके। सर क्या इसका नाम क्या है सर? पॉन्ड हेरॉन, कॉमन पॉन्ड हेरॉन। सर बगुला अलग होता है? बगुला इसी को बोलते हैं क्या? बगुला अलग होता है? नहीं,
वो अलग, बगुला अलग होता है, उसको ईग्रेट बोलते हैं। अच्छा 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 अच्छा, दोनों में कुछ समानता लग रही है देखने में जी। हाँ, थोड़ा सा वो सिमिलैरिटी है। ये है जी इंडियन पिट्ठा, है ना। ये जो है इसका जैसे हम बोलते हैं ना कि सबसे खूबसूरत पक्षी है, ये एक ऐसा पक्षी है जिसमें 9 रंग हैं, इसलिए इसको हिंदी में नवरंग भी बोलते हैं। इसको आप कभी ध्यान से देखिए तो आपको 9 कलर दिखेंगे इसमें। नौरंगा। ये तो बहुत अपने घर खूबसूरत के पास का फोटोग्राफ ही है। पक्षी है। हाँ, टेलर बर्ड बोलते हैं हम्म, इसको, हिंदी अच्छा में ये है दर्जी भी टेलर बर्ड। बोलते हैं। हम्म दर्जन दर्जन। हाँ, ये है टेलर बर्ड, हम्म यही जो। हम्म हाँ, हम्म तो इस टाइप के फोटोग्राफ्स खींचने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि अपन इंतजार करो, और इंतजार में बहुत मजा आता है सर की पक्षी कोई एक ऐसी एक्टिविटी करे जी और उस समय आपका फोटो क्लिक हो जाए। हम्म। निश्चित रूप से नहीं बहुत ये समय तो देना हमारे पड़ता जो होगा। जी ऑडियंस अच्छे से समझ चुके हैं, क्योंकि हमारे ऑडियंस ने भी इसी चीज की प्रैक्टिस तो की होगी। वो तो छोटे से हमारे बिल्कुल वाइल्ड लाइफ बिल्कुल। फोटोग्राफर तो बन चुके हैं। जी 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 हाँ जी। हाँ, जी जी। निश्चित रूप से आपके सहयोग से हमने बच्चों को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी तरफ मोड़ दिया है। बहुत सारे जो हमारे पास 10,000 से आसपास जो एंट्रीज आई है बताती है कि ये एक पैशन बन चुका है, बच्चे इसके बाद भी रुकेंगे नहीं। निश्चित रूप से हाँ हमारे प्रोग्राम का, सर। हमारे कार्यक्रम का बच्चों के मन मस्तिष्क पर उसका प्रभाव होगा और पक्षियों के जी कंजर्वेशन की तरफ वो बढ़ेंगे। कार्यक्रम के अंत में मैं स्पेशली जी। चंदा सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे बच्चों के लिए अरे समय निकाला। सर, और जैसा कि आपने कहा है कि आप सदैव तत्पर नहीं, हैं। धन्यवाद तो आपको देना चाहूंगा। जी जी जी, जी नहीं सर। जी आप आपने आपको हमें धन्यवाद समय इसलिए दिया, देना साथ में। चाहेंगे कि सर, जी, मैं तो सर स्ट्रेट अवे मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना बड़ा स्टेप लिया है कि बच्चों को इन्वॉल्व किया है इसमें। इसमें बच्चों एक से पॉजिटिव चीज ये रहती है कि बच्चों का ध्यान दूसरी तरफ नहीं जाता है सर, किसी अच्छी चीज पे जाता है। जी 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 और ये अगर एक बिल्कुल बार बिल्कुल वो सर हो बिल्कुल। जाता है ना सर, तो आपके ये जो जी मोबाइल का जो वो है वो सब चीज हट जाती है सर, और कुछ हाँ अच्छा हाँ होता है। जी जी। अभी सर कोविड-19 के इस दौर में अभी बच्चों के पेरेंट्स निश्चित रूप से चिंतित है कि इसका हाँ मिसयूज ना हो जाए। तो ये हाँ कहीं हाँ न कहीं वो गतिविधि, जब 10,000 बच्चे जुड़े हैं और उन्होंने फोटोग्राफी हाँ की, फोटो को अपलोड किया, उस पक्षियों के बारे में जानकारी या तो डाउनलोड की या कहीं से लिखी उन्होंने, उसके बाद में अपलोड हाँ की, हाँ, मतलब अपना समय दिया है, अपना मन दिया है उसमें। बिल्कुल तो वो उस बिल्कुल जो बिल्कुल। हम जो नेगेटिव जो थिंकिंग की तरफ से डाइवर्ट इधर पॉजिटिव की तरफ वो हुए हैं। हाँ और इसी जी, को ध्यान में रखते हुए हम लगातार गतिविधि हम चला रहे हैं। अगली बिल्कुल गतिविधि हमारी जो जी, गाय के संबंध में है। मन में प्रश्न आता है हाँ। गाय के बारे में क्या बात करें? लेकिन निश्चित रूप से वो भी एक बहुत क्रिएचर है सारी बात है। और उसको हम भुला रहे हैं। हाँ, जी, जी। तो उसके फोटो भी लेंगे, हुँ, उसके बारे में जानेंगे कौन-कौन सी प्रजाति है, बहुत हमारी अच्छी देसी बात प्रजाति कौन-सी है। फिर बच्चे स्टडी जी, करेंगे कि देसी प्रजाति और हाइब्रिड हाँ, प्रजाति के दूध में क्या अंतर है ना? हाँ, तो कहीं न कहीं शुरुआत जब हम करते हैं, बिल्कुल, तो उसके परिणाम हमको सार्थक मिलते हैं। और सर ने सार्थक ही हमको आश्वस्त कराया है कि जब भी कोई प्रश्न आएँगे हाँ, बच्चों के, हम सर को फॉरवर्ड करेंगे, बिल्कुल, वहाँ से उत्तर मिलेंगे और सर हाँ, के पास में जो रिसोर्स है, बिल्कुल वो पब्लिकली उन्होंने हाँ, बोल दिया कि वो हम उपलब्ध करवा देंगे प्रेजेंटेशन या नहीं, नहीं, फोटोग्राफ जो है, बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत ही रेयर हाँ, हाँ, फोटोग्राफ है। कमेंट्स में लिखा भी है कि बहुत सुंदर फोटोग्राफ है और एक्चुअल ऐसा लगता है कि इस फोटो के लिए कितनी मेहनत की होगी, उसको देखकर लग रहा है। हम अंदाजा भी वो नहीं जो लगा पहला सकते फोटोग्राफ आपने हैं। दिखाया था। जी, जी। मतलब वो जी, पक्षी मछली खाता है लेकिन वो बॉटल खा रहा है। मतलब वो एक हाँ, हाँ, अमेजिंग सीन था वो। हाँ, जी, हाँ, जी। जी, बहुत-बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर का। और जी, हमारी टीम के शैलेंद्र कसेरा हाँ, सर भी हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। मैडम निधि सर शुक्ला में जो बाकी जो किसी हमारे कारण से आज क्षेत्रीय उपलब्ध प्रायोजक हैं। नहीं हो पाई है। अद्विता श्रीवास्तव मैडम, हमारे फूलचंद हाँ, सर। जी, जी, जी। हाँ, जो इन सभी को क्षेत्रीय जो संयोजक भी हैं, मैं हाँ, इनका जो सहयोग रहा धन्यवाद है। दूँगा कि इनके माध्यम से हम्म, ही। जी, जी, जी। हाँ, इसमें जो क्षेत्रीय संयोजक रहे इनके हैं, माध्यम से ही हम जिसमें हाँ, बच्चों तक पहुँच पाए हैं। हम्म, जी, जिसमें मैं सभी का नाम लेना चाहूंगा सर। अ, जिसमें डॉक्टर प्रदीप बिल्कुल सर। सोलंकी जो कि गुना से हैं, और डॉक्टर अभिलाषा जो जैन भांगरे मैडम जो कि छिंदवाड़ा से हैं,
डॉक्टर भारती मालपानी मैडम जो कि जबलपुर से हैं, डॉक्टर साधना हेड मैडम जो कि बैतूल से हैं, डॉक्टर ब्रजेश कुमार गौतम जो कि रीवा जिले से हैं, श्री फुलचंद जी शिव जो कि बालाघाट से हैं, और श्री राठौर जो राजेश जी राठौर जो कि उज्जैन से हैं। इसके अलावा श्री डीएन सुरेश जो कि ग्वालियर जिले से हैं, श्री मोहन राय जी जो कि दमोह जिले से हैं, श्री सुधांशु जी वर्मा जो कि सीधी जिले से हैं। इसके साथ में जो संजय जी श्रीवास्तव जो कि सीहोर से हैं, श्रीमती नीतू जी मैडम सिंघई जो कि सागर जिले से हैं, श्रीमती रश्मि जी नामदेव मैडम सिवनी, श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी चंद्रावत जो कि रतलाम जिले से हैं, घनश्याम जी वड़वले जो कि बैतूल जिले से हैं, श्री सुशील जी दुबे जो कि श्योपुर कला जिले से हैं, और अद्विता मैडम जो कि उज्जैन जिले से हैं, राजेंद्र जी वर्मा जो कि देवास से हैं। इसके साथ में दिनेश जी कुंभकार जो कि आगरमालवा जिले से हैं, शरद जी गहलोत जो कि नीमच जिले से हैं, AK मालवी सर देवास जिले से, ऋषिराज जी मिश्रा दतिया से, रमाकांत जी पांडे सर जो कि राजगढ़ जिले से हैं, KL दांगी सर राजगढ़ जिले से, नसीम शेख मैडम राजगढ़ जिले से, जैनब सैफी मैडम जो कि सेंधवा से हैं, और केशव जी वर्मा छत्तीसगढ़ से, और साथ में सरोज सिंह मैडम जो कि जबलपुर से हैं। इन्हीं के सहयोग से हम जो हमारी जो एक गतिविधि थी मेरा परिवेश मेरे परिंदे, मतलब मध्य प्रदेश के कई जिलों में हम इसको व्यापक रूप से इसका प्रचार कर पाए, और जिसकी वजह से जो बच्चे जुड़ पाए। और देखा जाए तो आपका जो सहयोग है ये जो पक्षी संरक्षण के लिए बहुत ही सराहनीय है, और जिसके कारण से बच्चे पक्षियों से जुड़ पाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके लिए भी हम जो है सर्टिफिकेट रहेंगे वो हम आपको जी, धन्यवाद डिस्ट्रीब्यूट सर। करेंगे। ओम सर। जी थैंक यू सर। जी सर, बिल्कुल निश्चित रूप से इनको हम पहुंचा देंगे। धन्यवाद सर, बहुत